हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज की क्लास में नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफी नए टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेस इन इंडिया। सेस के बारे में क्वेश्चन है। मैंने आपको ऑलरेडी टैक्स, सेस, सरचार्ज इनके बीच डिफरेंस बता दिया, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, फाइनेंस कमीशन फंड्स का डिवोल्यूशन कैसे करती है, वो सारी चीजों को हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। फिर भी एक बार सेस के बारे में क्वेश्चन आया तो जल्दी से सेस को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट क्या है, 100 रुपीज कॉस्ट है। इस प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया तो इसकी कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी? 110 रुपीज हो जाएगी। अब टैक्स तो लगा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स के अलावा भी और चीजें डिमांड कर सकती है जिसको हम बोलते हैं सेस एंड सरचार्ज। अब पहले सरचार्ज देख लेते हैं। व्हाट इज दिस सरचार्ज? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम लोग सरचार्ज भी लगा रहे हैं। कितने का लगा रहे हैं? बोले 20%। तो सरचार्ज किस पे चार्ज होगा? बोले टैक्स कितना लगा? 10%, मतलब 10 रुपीज इज द टैक्स वैल्यू। तो बोले टैक्स की वैल्यू पे और 20% लगाओ। तो 10 रुपीज यहां पर टैक्स लगा तो 10 रुपीज का 20% कितना आया? 2 रुपीज। तो 2 रुपीज क्या लग गया? सरचार्ज। तो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई? अराउंड 112 रुपीज। अब देखा जाए तो टैक्स और सरचार्ज कितना लगा? तो आप बोल सकते हैं 12 रुपए टैक्स एंड सरचार्ज। अब अगर गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे भी हम अराउंड 5% क्या लेना चाहते हैं? सेस, तो टैक्स और सरचार्ज की वैल्यू के ऊपर एडिशनल 5% लग जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट सेस। अब सेस और सरचार्ज में डिफरेंस होता है। सरचार्ज किसके ऊपर लगा? सरचार्ज इज इंपोज्ड ऑन द टैक्स एंड सेस इज इंपोज्ड ऑन द एडिशन ऑफ टैक्स एज वेल एज सरचार्ज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो सेस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं। अ सेस कैन बी लेवाइड ऑन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बात सही है। सेस कैन बी लेवाइड ऑन बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पूछ रहा विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। तो 1 तो करेक्ट है, तो 1 कहां पर नहीं है? यहां पर नहीं है और डी में नहीं है, तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाते हैं। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। द प्रोसीड ऑफ ऑल टैक्सेस एंड सेसेस आर क्रेडिटेड इन द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। भाई जो भी सेस से गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है और जो टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है तो क्या वो पब्लिक अकाउंट्स में जाता है? देखो, अगर आपको सेस का नहीं भी पता हो कि सेस का पैसा कहां जाता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि टैक्स का पैसा तो कहां जाता है, तो आपको पता है टैक्स का पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, राइट। जिसके लिए अगर गवर्नमेंट को इसमें से पैसा विड्रॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट की परमिशन लेना पड़ेगी, तभी वो इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकती है। सो सेस और टैक्सेस का सारा पैसा कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ना कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाता है। और ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया देख लिया था हमने, क्या है? जब गवर्नमेंट एक्ट करती है एज अ मेयर बैंकर तो उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट किया, अब आप कभी भी पैसा निकालने चले गए तो क्या गवर्नमेंट पार्लियामेंट की परमिशन लेगी? नहीं, क्योंकि वो पैसा आपका है, गवर्नमेंट उसको यूज कर रही है, आपसे इंटरेस्ट पे लेकर रखा है, तो वहां पर गवर्नमेंट एज अ बैंकर एक्ट करती है। तो उस फंड में जो पैसा रहता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन टैक्स और सेस का पैसा तो कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। सो स्टेटमेंट 2 मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है? सेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयरेबल पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड दस इज नॉट डिवॉल्व टू द स्टेट्स अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि देखना, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन आपको पता है आर्टिकल 280 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम क्या होता है कि वो बताती है कि सेंटर के डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में से कितना पैसा स्टेट्स को देना है। भाई स्टेट्स के रेवेन्यू इनफ नहीं है तो सेंटर हेल्प करती है स्टेट्स की, तो कितना पैसा देगी स्टेट को? तो वो कौन रिकमेंड करेगा? रिकमेंडेशन विल बी डन बाय द फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन करता है तो किस पैसे में से कितना शेयर करना है? तो फाइनेंस कमीशन बोलता है कि आपको शेयर करना है फ्रॉम द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। किस में से पैसा देना? नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। अब ये नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किस टैक्स के पैसे में से कितना पैसा स्टेट्स को देगी। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने टोटल टैक्स में कितना पैसा कवर किया? 100 रुपीज कवर किया। या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल इनकमिंग कितनी हुई? बोले 100 रुपीज हुई टोटल इनकमिंग इंक्लूडिंग सेस एंड सरचार्ज। अब 100 रुपए तो कलेक्ट करे, लेकिन हो सकता है 100 रुपए में 5 रुपए कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लग गया, इतना सारा स्टाफ वगैरह रखा तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की कुछ कीमत आई। सो बोले कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को माइनस कर दो। बोले सेस कितना लगा? बोले अराउंड 2 रुपए सेस था। सरचार्ज कितना था? बोले अगर अराउंड 1 रुपए सरचार्ज था। बोले इन सबको माइनस कर दो तो कितना हो गया? 5 + 2 7 8 रुपीज माइनस हो गए। तो अब बचे कितने? ओनली 92 रुपीज। अब इस 92 रुपीज को स्टेट्स के साथ क्या करना पड़ेगा? सेंटर को शेयर करना पड़ेगा। इसी के कारण देखा जाए तो सेस और सरचार्ज को सेंटर को स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना है, इसलिए सेंटर अपने ज्यादा से ज्यादा टैक्स को कहां से वसूलना चाहती है? सेस और सरचार्ज के फॉर्म में, ताकि स्टेट्स के साथ शेयर करना ना पड़े। और ये जो 92 रुपीज है दैट इज द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस दैट सेंटर हैज टू शेयर विद द स्टेट्स। तो सेस इज नॉट पार्ट ऑफ शेयरेबल पूल ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर इज 1 and 3 is correct. 1 and 3 is given in A. So A is the correct answer of question number 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स बाय द गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग फॉरेन एड टू द अंडर डेवलप्ड नेशन, इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी, प्रोवाइडिंग
एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अब यहां तक तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है वो विच ऑफ द पॉलिसी मेजर गिवन अबव मे बी यूज टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। भाई किसके बारे में बात कर रहा है कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है तो इनमें से कौन सी पॉलिसी को गवर्नमेंट यूज करेगी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को समझना पड़ेगा कि पहले व्हाट इज दिस करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट कहां पर आता है, आपने चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, करंट एंड कैपिटल। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर कोई डेफिनेशन पूछता तो इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट। ये सारी चीजें आप लोग बेसिक में कवर करके आए होंगे, मैं मान के चल रहा हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, करंट एंड कैपिटल। हम लोग बजट में भी देखा था कि करंट में एसेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आता, और कैपिटल में जो भी पैसा आता है वहां पे या तो एसेट बढ़ते घटते हैं या तो लायबिलिटीज बढ़ती घटती। तो एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा, उस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, और एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं आएगा तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम करंट अकाउंट में डालेंगे। अब करंट अकाउंट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इट इंक्लूड्स गुड्स, एंड इनविजिबल इंक्लूड्स सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी टच बट देयर बेनिफिट्स कैन बी एंजॉयड। अब विजिबल में भी देखा जाए तो विजिबल मतलब गुड्स, तो हम गुड्स में क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मशीन है, व्हीट है, राइस है ना, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी चीजें गुड्स है दैट कैन बी टच्ड, इवन ये पेन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ विजिबल कंपोनेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट अकाउंट में हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो आप बोलोगे हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, बिकॉज इवन ऑयल इज ऑल्सो हेयर, गैस इज ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर। सो ऑयल एंड गैस है, तो देखा जाए तो हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो इंपोर्ट के आइटम को हम हमेशा कहां लिखते हैं, नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि पैसा बाहर जाता है, और एक्सपोर्ट करते हैं तो प्लस में लिखते हैं। लेकिन ओवरऑल समेशन देखा जाए सो विजिबल में तो हम नेगेटिव में आते हैं। इनविजिबल की बात करें, इनविजिबल मतलब सर्विसेज, सर्विसेज में तो भारत प्लस में रहता है, क्यों, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं सर्विसेज को और इंपोर्ट कम करते हैं, जिसके कारण प्लस में रहते हैं। सर्विसेज में तीन चीजें आती है, इनविजिबल में तीन चीजें आती है, SIT बोलते हैं ना, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर। तो SIT मतलब सर्विसेज, हम किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, है ना, IT सर्विसेज। तो इसमें तो इंडिया यूजुअली कैसा रहता है, प्लस में रहता है, बात बिल्कुल सही है। इनकम, इनकम मतलब कि हम लोग बाहर से पैसा लेके आते हैं तो इंटरेस्ट वगैरह देते होंगे, रेंट वगैरह देते होंगे, प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट लॉस होता होगा। फॉर एग्जांपल Xiaomi वाला अगर भारत में मोबाइल बना रहा है तो पूरा पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके विदेश लेके जाता होगा, तो हम उसको क्या लिखते होंगे, नेगेटिव। तो यूजुअली हम इनकम में तो कैसा रहते हैं, माइनस में रहते हैं। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट, डोनेशन, गिफ्ट डोनेशन कैसे हैं, दे आर यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसको हमको रिटर्न करना नहीं, तो हम लोग ज्यादा गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, मतलब ज्यादा चीजें हमारे पास आती हैं तो उसको हम प्लस में लिखते हैं, और हम कम गिफ्ट देते हैं तो हम उसको माइनस कम रहता है। तो यहां पर सारा हमारा क्या रहता है, प्लस में रहता है। ग्रांट्स एंड एड्स, हम विदेश से ज्यादा पैसा ग्रांट में लेते हैं, ग्रांट कोई लोन नहीं होता, हमको उसको रिटर्न नहीं करना, तो यहां पर भी हम क्या लिखते हैं, प्लस। अगर इन सबका ओवरऑल समेशन देखा जाए तो इनविजिबल में क्या आता है, प्लस। लेकिन अगर देखा जाए इनविजिबल में आया प्लस, मतलब यहां पर हम सरप्लस में, और विजिबल में हम डेफिसिट में। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो देन वी आर इन करंट अकाउंट डेफिसिट। क्यों, क्योंकि गुड्स में इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि सर्विसेज भी उसको कंपनसेट नहीं कर पाती है। सो हमारे यहां पर हमेशा क्या रहता है, करंट अकाउंट का जो कंपोनेंट है वो डेफिसिट में रहता है। अगर मैं यही चीज को अगर मैं सिर्फ यहां पर देखूं कि विजिबल में हम क्या है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि विजिबल में हम लोग प्लस में या माइनस में, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या है, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं विजिबल इनविजिबल दोनों को मिलाता हूं देन वी विल अराइव एट द करंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर दोनों को मिला देते हैं, करंट और कैपिटल कंपोनेंट को, तो फिर हम डेफिसिट देखते हैं, ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड सरप्लस है। सो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको समझ में आ गया होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विच ऑफ द पॉलिसी मेजर गिवन अबव मे बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है तो गवर्नमेंट इनमें से कौन सा मेजर लेगी। इंक्रीजिंग फॉरेन एड टू अंडर डेवलप्ड नेशन, अगर फॉरेन एड विदेशों को ज्यादा देगी तो हमारे यहां से पैसा ज्यादा जाने लग जाएगा, ज्यादा जाएगा पैसा, अगर बाहर जाएगा तो हम लोग उसको माइनस में लिखेंगे। सो करंट अकाउंट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो यहां पर था ट्रांसफर में गिफ्ट डोनेशन ग्रांट इन एड, अगर हम ज्यादा ग्रांट देंगे विदेश को तो यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा अभी प्लस में, तो फिर ये नंबर भी शायद नेगेटिव हो जाए। सो हम इंक्रीज नहीं करेंगे फॉरेन एड को, ग्रांट कम करेंगे। सो इंक्रीजिंग फॉरेन एड आएगा कि नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमको क्या करना है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है। वी हैव टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज अगर हम बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, तो शायद अब लोग कम इंपोर्ट करेंगे और स्वदेशी चीजों को ज्यादा यूज करेंगे। अगर इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा पैसा बाहर कम जाएगा, और अगर बाहर पैसा कम जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट विल कम डाउन। तो यस, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अगर एक्सपोर्ट सब्सिडीज देंगे तो हम ज्यादा माल को बाहर बेच पाएंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाएंगे, तो भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। तो ये वाली बात भी सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 and 3। 2 and 3 इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां पर देख लीजिए कि कोई भी चीज, अगर हम कोई भी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करा मतलब पैसा हमारे पास आया, तो हम उसको क्या लिखते हैं, हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, दैट इज क्रेडिट साइड। अगर हमने कोई चीज इंपोर्ट करी तो हम उसको कहां लिखते हैं, वी विल राइट इट इन द नेगेटिव साइड, दैट इज डेबिट साइड।
अगर यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, हमारे यहां से पैसा बाहर हमको पैसा मिलता है, ठीक है, तो हम उसको कहां लिखेंगे, पॉजिटिव साइड। और अगर हमने किसी को पेमेंट किया है, रिसिप्ट हुई है, पैसा आया है, तो हमने लिखा पॉजिटिव। और अगर हमने किसी को यूनिलेटरल पेमेंट किया है तो हम उसको कहां लिखेंगे, नेगेटिव साइड। तो स्टेटमेंट 1 इसी स्टेटमेंट के ऊपर था, है ना। कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बता दिया है, जहां पर एसेट लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आता है उसको हम कहां लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में हम जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास पैसा कहां से आ सकता है, एफडीआई एफपीआई से आ सकता है ना। फिर बोरोइंग करती गवर्नमेंट भी करती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर भी करता है थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो वो सारी चीजें आपने बेसिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, इफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली रन्स अ बजट सरप्लस इट मे लीड टू, कि अगर गवर्नमेंट हमेशा सरप्लस बजट चलाती है, भाई बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ एक्सपेंडिचर होता है और कुछ गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है। अब अगर रिसिप्ट ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास और एक्सपेंडिचर कम है, मतलब इनकमिंग कितनी हो रही है 100 रुपये और गवर्नमेंट खर्चा सिर्फ कितना कर रही है 50 रुपये, मतलब गवर्नमेंट के पास 50 रुपये एक्स्ट्रा रह जाएंगे, वी कॉल इट बजट सरप्लस। तो ये गवर्नमेंट क्या है, सरप्लस में है ना। अगर गवर्नमेंट सरप्लस में है मतलब वो खर्च कम कर रही है, यही बोल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट खर्च कम करेगी, अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम हो जाएगा तो फिर डिमांड भी कम हो जाएगी, राइट। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो अब लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कंपनी लोगों को फायर कर देगी। और अगर लोगों को फायर कर देगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बोल सकता हूं मैं, हाँ। क्यों, क्योंकि अब देखना एक्सपोर्ट, ये आपको ये भी पता है कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी प्लस आई प्लस जी। वाई मतलब एग्रीगेट डिमांड, सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कम खर्च कर रही है। सो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी क्या एग्रीगेट डिमांड, यस डेफिनेटली डिमांड विल गो डाउन। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने देख लिया है, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये भी कहां दिया हुआ, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ क्लास 12 की, तो बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, लेस स्पेस फॉर बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अगर देखना गवर्नमेंट क्या कर रही है, बजट सरप्लस चला रही है, मतलब गवर्नमेंट पैसा कम खर्च कर रही है, सो वो बोरोइंग्स भी कम करेगी। अगर गवर्नमेंट कम बोरोइंग करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरोअर्स को पैसा देने के लिए ज्यादा बच जाएगा। मतलब अगर देखो भाई पैसा क्या है, बोले मार्केट में सिर्फ 100 ही रुपए उधार में मिल सकते हैं। अब अगर गवर्नमेंट ज्यादा उधार में लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा नहीं बचेगा, और अगर गवर्नमेंट कम उधार में पैसा लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। तो यहाँ पर लेस स्पेस नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मोर स्पेस फॉर द बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर आएगा यहाँ पर। सो स्टेटमेंट 2 मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रमोट द फिस्कल कंसोलिडेशन। भाई यहां पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने यहां पर दिया हुआ है कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, व्हेन गवर्नमेंट ट्राई टू रिड्यूस इट्स डेफिसिट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डेट स्टॉक। मतलब गवर्नमेंट अपने डेफिसिट और डेट को कम करने की कोशिश करती है, तो हम उस मेजर को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फिस्कल कंसोलिडेशन। अच्छी बात है, गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कम कर रही है, अपने डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रही है, प्लस अपने डेट मतलब अपने कर्जे वगैरह को भी कम करने की कोशिश कर रही है। तो हम इस टाइप के मेजर्स को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फिस्कल कंसोलिडेशन। अब अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो ऑब्वियसली है उसका एक्सपेंडिचर कम करेगी, वो तभी तो उसका डेफिसिट कम होगा। खर्चा कम करेगी तभी डेफिसिट कम होगा, खर्चा कम करेगी तो लोन भी कम लेना पड़ेगा, तो डेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर खर्चा कम करेगी तो हमने देख लिया था डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। Which of the following measure can be adopted to promote the fiscal consolidation? फिस्कल कंसोलिडेशन करना है मतलब गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। यही हम लोग समझ में आए। हाँ देख लेते, इंक्रीजिंग सब्सिडीज। अगर सब्सिडीज बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा या बढ़ेगा, गवर्नमेंट का खर्चा तो बढ़ जाएगा, तो फिर उसका डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, डेट भी बढ़ जाएगा, तो कहां से होगा फिस्कल कंसोलिडेशन, तब तो फिस्कल एक्सपेंशन हो जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग। 2 क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द टैक्स बेस। हाँ अगर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो अब गवर्नमेंट की इनकमिंग बढ़ जाएगी, इनकमिंग बढ़ जाएगी है ना, तो उसका डेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको कम बोरो करना पड़ेगा, और डेफिसिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। 3rd क्या बोल रहा है, सपोर्टिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। हाँ अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो अब तब भी हमारा डेफिसिट वगैरह कम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट में देख के आए कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो वो जो अपना करंट वाला विजिबल कंपोनेंट है वो क्या जाएगा, प्लस में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली बात भी सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 2 and 3 इज करेक्ट, 2 and 3 इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है,
Which of the following measure is our example of expansionary fiscal policy? Expansionary fiscal policy means government wants to do expansion. Expansion कैसे करेगी? By increasing the money supply. Money supply government कैसे बढ़ा सकती है? By doing more and more expenditure. वो expenditure को क्या कर देगी? अपने बढ़ा देगी. अगर expenditure को बढ़ा देगी तो हम क्या बोलेंगे? पॉलिसी कैसी? एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी. गवर्नमेंट वांट टू बूस्ट द मार्केट. और अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हम लोगों ने देख लिया था, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो फिर क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी. डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सीधा बोल सकते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस. यही होगा. तो अब देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी. पहला बोल रहा है इंक्रीजिंग द सब्सिडीज. अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज बढ़ाएगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि सब्सिडीज के फॉर्म में चीजें सस्ती हो जाएंगी. चीजें सस्ती हो जाएंगी तो डिमांड बढ़ जाएगी. डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. सो बात बिल्कुल सही है. अगर सब्सिडीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी. टैक्स रिबेट टू द कंपनीज. हाँ, अगर कंपनीज को टैक्स रिबेट देंगी तो वो चीजें सस्ती कर देंगी. चीजें सस्ती हो जाएंगी तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी. डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा. बात बिल्कुल यहाँ पर भी सही है. तो भी क्या होगा? एक्सपांशनरी पॉलिसी हो जाएगी. प्रोवाइडिंग लोन्स एट हायर इंटरेस्ट रेट. अगर लोन आप महंगे रेट पे दोगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी. चीजें महंगी हो जाएंगी तो डिमांड, तो ये वाली जो डिमांड बढ़ना चाहिए ये कम हो जाएगी. और डिमांड कम हो गई तो फिर तो कहां से एक्सपांशन होगा? एक्सपांशन करना है तो आपको मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा. तो दिस इज रॉन्ग. सो मेरा आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. 1 and 2 इज करेक्ट, सो दैट इज गिवन इन बी. सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑकर इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट. कि अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है तो इकोनॉमी के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है उसकी रिसिप्ट से. बोल सकता हूँ मैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है मतलब खर्चा ज़्यादा है. खर्चा कितना करती है गवर्नमेंट? खर्चा कितना करती है? 100 रुपये. और उसके पास आते कितने? केवल 50 रुपये. मतलब उसको 50 रुपये एडिशनल ज़रूरत है. वो ये कहाँ से लाएगी? तो वो लाएगी थ्रू बोरोइंग्स. वो कहाँ से लेकर के आएगी गवर्नमेंट पैसा? ये तो या तो बोरोइंग से लाएगी या तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, अपने एसेट्स को बेच देगी. बोल सकते हैं हम. और जब वो ऐसे स्टेप्स लेगी, जब वो उसकी इनकमिंग से ज़्यादा खर्च करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करने की कोशिश कर रही है. मतलब इस केस में एक्सपेंडिचर इज मोर. और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो आपको पता है डिमांड ज़्यादा होगी. डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑकर. बोल रहा क्या हो सकता है? कैन ऑकर बोले पॉसिबिलिटी की बात कर रहा. राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट. हाँ बिल्कुल. अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा. एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो हमने वही देखा था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है? C+I+G. तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्चा करेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी. डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएंगे. बात बिल्कुल सही है. इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा क्या? डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा. कैसे बढ़ जाएगा भाई? गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है. ज़्यादा पैसा खर्च कर रही, व्हाट डज इट मीन? कि मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा. अब अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलेगी. तो बात बिल्कुल सही है. इंक्रीज इन मनी सप्लाई, बिल्कुल सही है. मनी सप्लाई बढ़ा तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ा, ये भी सही है. और डिमांड बढ़ी तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ा. बात बिल्कुल सही है. 1 2 3 तीनों करेक्ट है. फोर्थ क्या बोल रहा है? इंक्रीज्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ये बात सही है क्या? कि अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या घटेगा? अब इसको अगर मैं एक सेकंड के लिए डाउट में रखता हूं तो पहले तो देखो 1 2 3 करेक्ट होना चाहिए. 1 2 3 कहां दिए हुए हैं? तो डी में दिए हुए हैं सिर्फ 1 2 3. मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? डी. सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्या? तो इसमें दोनों केस हो सकते हैं. पहले केस देखते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा. अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक रोड बना दिया है ना, बढ़िया सा एक रोड बना दिया. कहाँ पर बनाया ये रोड? नोएडा में. अब नोएडा में बढ़िया 6 लेन रोड बन गया, बढ़िया बढ़िया सड़कें बन गई. ये चीज़ सैमसंग कंपनी को पसंद आ गई. बोले अब मेरे ट्रक इजीली आ जा सकते हैं. तो सैमसंग ने भी एक क्या डाल दिया? बहुत बड़ा प्लांट डाल दिया. क्यों डाल दिया? क्योंकि गवर्नमेंट ने रोड प्रोवाइड कर दिया. तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्राउडिंग इन ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्राउडिंग इन क्यों? कि गवर्नमेंट ने 10 करोड़ की रोड बनाई, सैमसंग ने 100 करोड़ का प्लांट डाल दिया. क्यों? बोले अब ट्रक वरक इजीली जा सकते हैं, यहाँ से हम अपना माल सप्लाई कर सकते हैं. दिस इज क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो ये बात बिल्कुल सही है. तो यहाँ पर मेरा फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4, दैट इज डी. ईजी था ये क्वेश्चन. सो क्राउडिंग इन समझ में आया. लेकिन जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो करती है और प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा नहीं बचता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? अ वर्टिकल इम्बैलेंस इन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन अराइज मेनली बिकॉज. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहा है इन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन. वर्टिकल इम्बैलेंस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या होता है? ये मैं आपको बता देता हूँ. हमारे यहाँ पर सिस्टम कुछ ऐसा है कि सेंटर कलेक्ट्स मोर टैक्सेस बट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट्स.
स्टेट्स को काम ज्यादा दिया गया है लेकिन उसके टैक्स रेवेन्यूज कम है, सेंटर के पास काम कम है लेकिन टैक्स रेवेन्यूज ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल इम्बैलेंस, बिकॉज देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर एंड स्टेट, कि सेंटर की रेवेन्यू क्या है, ज्यादा है, और स्टेट्स या प्रोविंसेस की रेवेन्यूज क्या है, कम है। तो स्टेट्स की रेवेन्यूज कम है, सेंटर की रेवेन्यूज ज्यादा है, सो वी कॉल इट दैट वर्टिकल इम्बैलेंस। वर्टिकल मतलब कि सेंटर टॉप पे बैठा है, स्टेट्स नीचे बैठे हैं, और इनके टैक्स में क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस बिटवीन द स्टेट्स आल्सो देयर इज इम्बैलेंस। फॉर एग्जांपल यूपी के टैक्सेस गोवा के टैक्सेस से शायद अलग होंगे, क्यों भाई यूपी बड़ा है, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो शायद वो ज्यादा टैक्स वगैरह कलेक्ट करता होगा। यूपी और एमपी भी अलग अलग होंगे, अपना मध्य प्रदेश अलग है, यूपी वाले अलग हैं, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस है। अगर आप सिक्किम को कंपेयर करोगे राजस्थान से तो अलग हो जाएगा, सिक्किम इज अ स्मॉल स्टेट, तो ऑब्वियसली वो कम टैक्सेस कलेक्ट करेगा। सो देयर इज हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस एज वेल एज वर्टिकल इम्बैलेंस। सो वर्टिकल जब भी आता है, जैसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन में, तो सेंटर से स्टेट जाना है, और हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो स्टेट टू स्टेट जाना है। तो ये चीज समझ में आई। द फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टैक्स सिस्टम आर डिजाइन्ड इन अ मैनर दैट yield much greater tax revenue to the central government when compared to the states और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बात बिल्कुल सही है, टैक्स सिस्टम इस टाइप से डिजाइन हुआ है कि सेंटर को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलती है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, और इसी कारण से हमको वर्टिकल इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। देयर आर डिफरिंग लेवल ऑफ अटेनमेंट बाय स्टेट ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ रेट एंड देयर डेवलपमेंटल स्टेटस। ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस की बात कर रहा है, बट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वर्टिकल इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस में क्या होता है, देयर आर डिफरिंग लेवल ऑफ अटेनमेंट बाय द स्टेट्स। हाँ, डिफरेंट स्टेट्स अटेन डिफरेंट लेवल ऑफ अटेनमेंट टू डिफरेंशियल ग्रोथ रेट एंड देयर डेवलपमेंटल स्टेटस। उनका ग्रोथ रेट अलग है, उनका डेवलपमेंटल स्टेटस अलग है, जिसके कारण अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग टैक्स रेवेन्यूज जाती है, पर इसको तो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, और ये बात कर रहा वर्टिकल इम्बैलेंस। तो दिस इज इनकरेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, सो करेक्ट इज ओनली वन, सो ओनली वन इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले फ्रेंड्स, अगर आपको बता दूं आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो आप परसिवरेंस आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट पैकेज मिलेगा विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जल्दी से क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहें। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म रेवेन्यू न्यूट्रल रेट ऑफन सीन इन द न्यूज इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब क्या होता है, देखना, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी भाई क्या होता था, स्टेट्स ज्यादा पैसा कलेक्ट करते थे, है ना, तो स्टेट्स वर कलेक्टिंग मोर रेवेन्यू बिफोर जीएसटी, बात कर रहा हूं मैं, जीएसटी के पहले स्टेट्स ज़्यादा पैसा कलेक्ट करते थे। क्यों, क्योंकि स्टेट्स अपने अपने टैक्स लगाते थे, स्टेट्स के टैक्सेस कैसे थे, काफ़ी हाई थे। मगर जब जीएसटी आया, आफ्टर जीएसटी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, अब स्टेट्स मन से हर कुछ टैक्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वन प्रोडक्ट वन टैक्स चलता। अगर ये पेन यूपी में इस पर 5% टैक्स है तो एमपी वाले को भी इस पर 5% ही टैक्स मानना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, वन प्रोडक्ट वन टैक्स। वन प्रोडक्ट या वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये नहीं कि टैक्स स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, नहीं, हो सकता है ये पेन पे 5% है, कार के ऊपर 10% है ना, एजुकेशन पे 18% है, टैक्स लेवल वेरी करेंगे, लेकिन अगर कार के ऊपर 10% है तो सेम कार एमपी में भी उतने की मिलेगी, महाराष्ट्र में भी उतने की मिलेगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। तो पहले स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंस थी अपने टैक्सेस लेने की, जीएसटी के बाद अब स्टेट्स को एक जैसा टैक्स लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल पहले तो स्टेट्स बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे, अब जीएसटी ने क्या किया, हो सकता है उनकी टैक्स रेवेन्यू कम हो जाती क्योंकि टैक्स रेट कम कर दिए। तो रेवेन्यू न्यूट्रल कब रहेंगे, जब जीएसटी के रेट्स बढ़ा दिए जाए। अभी भी क्या है भाई, पहले स्टेट्स कितना वसूलते थे, फॉर एग्जांपल 20% रेट वसूलते थे, अब जीएसटी ने बोला नहीं, अब 20 नहीं, अब आप 25% लो, ताकि आपकी जो रेवेन्यू है वो बरकरार रहे, जितनी रेवेन्यू आपकी पहले थी अभी भी उतनी रेवेन्यू रहे। और अगर ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा देन वी कॉल इट रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, कि मतलब स्टेट की रेवेन्यू में कमी नहीं आना चाहिए, आप टैक्स रेट को इंक्रीज कर दो सो दैट रेवेन्यू रिमेन्स द सेम। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट ऑफन सीन इन द न्यूज इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बस यही इसका आंसर है। सो जीएसटी के कंटेक्स्ट में हम क्या यूज करते हैं, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आपको समझ में आ गया होगा, इज अ टैक्स रेट दैट अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट टू रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ मनी डिस्पाइट चेंज इन द टैक्स लॉस। टैक्स लॉस के चेंज होने के बाद भी वो सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करें, और वो कब कर पाएंगे, व्हेन देयर इज एडजस्टमेंट इन द टैक्स रेट, वो एडजस्टमेंट करेंगे, टैक्स रेट को बढ़ा देंगी जीएसटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9।
क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेलिएंट फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। वैट के बारे में बात कर रहा है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, जीएसटी इज अ काइंड ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। सो वैट को समझने के पहले हम लोग एक बार सेल्स टैक्स को देख लेते हैं। व्हाट इज दिस सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की सेल पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला सेल्स टैक्स इज 10%। अब देख लेते हैं कैसे। मैं किसको बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम अ मैन्युफैक्चरर या मैं कोई शॉपकीपर हूँ, है ना। मैं किसको सेल करता हूँ, ये मैं स्मार्ट बोर्ड को ही सेल करता हूँ। स्मार्ट बोर्ड मतलब ये स्क्रीन जो आप देख रहे हो। तो अगर स्मार्ट बोर्ड की मैं बात करूँ तो ये स्मार्ट बोर्ड किससे बना हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। स्मार्ट बोर्ड, फॉर एग्जांपल स्मार्ट बोर्ड में कुछ इंटरमीडिएट चीज़ें लगी हुई है, कि स्क्रीन लगी हुई है। बोले स्क्रीन की कॉस्ट कितनी है इसकी, जिस पे मैं लिखता हूँ बोले अराउंड 1 लाख रुपीज़। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है 1 लाख रुपए पे हमको 10% टैक्स दे दो। तो कितना टैक्स दे दिया आपने, 10,000 रुपीज़, है ना। तो 10,000 रुपीज़ टैक्स दे दिया। अब ये स्क्रीन किसके पास जाएगी, अब ये स्क्रीन अकेली तो बिकेगी नहीं, इसके ऊपर ये फ्रेम वगैरह लगाना पड़ेगी आयरन की, तभी तो स्मार्ट बोर्ड ये दीवार पे टंग पाएगा। हाँ, तो अब ये दोबारा किस पे आई, बोले इस पे प्लास्टिक की एक फ्रेम लगाना पड़ेगी, है ना। अब प्लास्टिक की फ्रेम वाला स्क्रीन को खरीदेगा तभी तो स्मार्ट बोर्ड बना पाएगा। जो कंपनी होगी वो खरीदेगी स्क्रीन को। हाँ, सो वो स्क्रीन कितने में खरीदेगी, 1 लाख प्लस 10,000, मतलब वो 1,10,000 रुपए में स्क्रीन खरीदेगी। तो उसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई, 1,10,000 रुपीज़, है ना। प्लस प्लास्टिक फ्रेम कितने का है, बोले अराउंड 40,000 रुपीज़ का है। टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई आप लोग देखो यहाँ पर, तो टोटल कॉस्टिंग हो गई 1,50,000। गवर्नमेंट बोलेगी हमको 10% टैक्स दे दो टोटल, तो आपने कितना टैक्स दे दिया, 15,000 रुपीज़ आपने अगेन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। अब ये प्लास्टिक फ्रेम और स्क्रीन बनने के बाद स्मार्ट बोर्ड हो गया है रेडी। अब ये किसके पास पहुंच जाएगा, शॉपकीपर के पास पहुंच जाएगा। शॉपकीपर बोलेगा भाई इसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई है, देखा जाए 1,10,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, तो टोटल कितनी हो गई, मतलब 1.5 लाख, 1,65,000, 1,65,000, और मैं 35,000 अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा। सो शॉपकीपर इसको टोटल कितने में बेचना चाहता है, तो उसको बेचना चाहता है 2 लाख रुपए में। क्यों, क्योंकि उसने 35,000 रुपए अपना इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया 1 में। गवर्नमेंट बोलेगी बेच दो, लेकिन हमको क्या दे दो, 10% टैक्स दे दो। 10% टैक्स कितना चला गया, अराउंड 20,000 रुपीज़। अब ध्यान से देखना आप लोग कि कैसे टैक्स के ऊपर टैक्स बार बार लगते जा रहा है। ये स्क्रीन जिसके ऊपर ऑलरेडी 10,000 लग चुका था, यहां पर 1,10,000 पे और टैक्स लग गया। भाई ये 15,000 आया कैसे, देखना ध्यान से। पहले तो ये 10,000 ऐड हुआ, दोबारा ऐड हुआ, है ना, प्लस ये 40,000 पे भी टैक्स लग गया, बोल सकते हैं हम, जिसके कारण 1,10,000, 10,000 के ऊपर 2 बार टैक्स लग गया। ये 10,000 पे यहाँ पे टैक्स लग चुका था, फिर यहाँ पर 10,000 पे और टैक्स लगा, प्लस 40,000 पे 4,000 रुपये और टैक्स लगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखना ये 20,000 कैसे आया, भाई इसने तो अपना प्रॉफिट कितना ऐड किया, 35,000, तो टैक्स कितना लगना था, बस 3,500 रुपीज, लेकिन 15,000 ये और 10,000 ये और लग गया। तो ये क्या हो रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है। एंड वी कॉल दिस प्रॉब्लम एज द कैस्केडिंग इफेक्ट। ये क्या हो रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट चल रहा है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस करा, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मतलब क्या होता है, आप जल्दी से वो देख लेते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, दैट इज वैट। वैट में गवर्नमेंट बोलती है भाई आप सेम स्मार्ट बोर्ड बनाओ, स्मार्ट बोर्ड बनाओ आप, है ना। स्मार्ट बोर्ड में आपने क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी। वैट भी कितना है, बोले 10% ही है। स्क्रीन आपने लगाई, स्क्रीन कितने की थी, 1 लाख रुपए की थी, तो 1 लाख पे 10% टैक्स लगा, दैट इज ₹10,000। बोले ये ओके है। अब स्क्रीन आपने किसी को बेच दी, प्लास्टिक वाले को, तो प्लास्टिक वाले को स्क्रीन कितने में पड़ी, ₹1,10,000, है ना। प्लस उसने बोला भाई मेरी 40,000 रुपए की फ्रेम है। अब गवर्नमेंट क्या इस पे 15,000 टैक्स मारेगी, आंसर इज नो। देखो ये 1,10,000 ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, तो अब गवर्नमेंट बोलेगी सिर्फ मुझे इस 40,000 के ऊपर टैक्स दो, इसके ऊपर टैक्स नहीं चाहिए मुझे। तो वो क्या बोलेगी, अब मुझे टैक्स कितना दो, केवल 4,000 रुपीज, है ना। अब इसकी कीमत कितनी हो गई, 1,50,000, 1,54,000। अब ये शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर ने इस बार बोला मुझे सिर्फ 6,000 रुपए ही चाहिए प्रॉफिट में। सब शॉपकीपर उसको कितने में भेजेगा, देखो 1,54,000 में तो उसको मिला, प्लस 6,000 रुपीज उसका प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट बोलेगी मुझे टैक्स दो, लेकिन सिर्फ 6,000 पे ही दो, तो 600 रुपीज पे टैक्स दो। सो अब ओवरऑल कीमत कितनी हो जाएगी, 1,60,600 रुपीज। 1,60,600 रुपीज इज द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो स्मार्ट बोर्ड पहले काफी महंगा मिल रहा था, वैल्यू एडेड टैक्स के बाद कास्केडिंग इफेक्ट कम होने के बाद क्या होने लग गया, कम में मिलने लग गया। अब ध्यान से देखना, लेकिन वैट में टैक्स चोरी भी रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी, गवर्नमेंट इस पे टैक्स कब नहीं मारेगी, जब ये बिल दिखाएगा, जब ये पुराने वाले का बिल दिखाएगा कि भाई मैंने जिससे स्क्रीन ली थी उसने आपको ऑलरेडी 10,000 पे कर दी है, तो अब मैं आपको दोबारा इस 10,000 पे टैक्स नहीं दूंगा, लेकिन इसको बिल दिखाना पड़ेगा। और अगर इसने जिससे स्क्रीन ली थी बिल नहीं दिखा पाया, तो गवर्नमेंट बोलेगा अब आप पूरे 1.5 लाख के ऊपर टैक्स दो। तो ये हमेशा मेक श्योर करेगा कि ये पुराने वाले से क्या ले, बिल ले। ये शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर, ये कंपनी वाला जिसने ये स्मार्ट बोर्ड को बनाया है, ये कंपनी से क्या लेगा, बिल लेगा, बोलेगा बताओ आपने कितना जीएसटी दे दिया है।
नहीं तो मुझे 1,54,000 पे अराउंड 15-16 हज़ार रुपये और देना पड़ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हमेशा बिलिंग सिस्टम प्रॉपर चलता रहता है और टैक्स ऑन टैक्स भी नहीं लग रहा, तो कास्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अब देख लेते हैं, वैट के ऊपर क्वेश्चन है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। नहीं, चीज़ों पर लगता है, देखा जाए टैक्स किसने दिया भाई, टैक्स तो इसके पुराने वाले ने दे दिया, शॉपकीपर के पहले वाले ने टैक्स दे दिया। अब जब ये शॉपकीपर कस्टमर को ये टीवी देगा तो क्या कस्टमर टैक्स देने जाएगा? नहीं, कस्टमर ने तो ऑलरेडी टैक्स की वैल्यू शॉपकीपर को दे दी और कस्टमर के बदले कौन टैक्स दे रहा है? शॉपकीपर दे रहा है। सो जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते, किसी और के थ्रू करवाते हैं, देन इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो वैल्यू एडेड सिस्टम इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट डायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा पर इनडायरेक्ट आएगा। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट सिस्टम एंड प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स रिफंड। बात बिल्कुल सही है। सेल्फ असेसमेंट कैसे कि भाई आप खुद ही बता दो कि भाई मैंने उससे वो सामान लिया था, उसने बिल दिया है, ये बिल दिया तो अब आप मुझे क्या दे दो? टैक्स क्रेडिट दे दो और टैक्स में रिफंड दे दो, जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है मेरे अकाउंट में वापस डाल देना। तो ये बात सही है। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है, अ मेजर शॉर्ट कमिंग ऑफ द वैट सिस्टम इज दैट इट प्रमोट्स कास्केडिंग ऑफ द टैक्सेस। क्या वो टैक्स ऑन टैक्स है? नहीं, इट removes the problem of cascading effect. So this is wrong. Select the correct answer using the code below. Which of them is are correct? 2 is correct. 2 कहाँ दिया हुआ? C. So C is the correct answer of question number 9. अब ये VAT क्या है? GST is also kind of value added tax. So GST में भी cascading effect की प्रॉब्लम नहीं देखने मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है आप आराम से इसको एक बार रीड कर लेना, काफी लंबा है। वेट सब्सटीट्यूट था किसका? सेल्स टैक्स का, होटल टैक्स का, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सबको सब्स्टिट्यूट कर लिया। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑकर्स व्हेन द गवर्नमेंट टैक्सेस प्रोडक्ट्स ऑन दोज प्राइजेस व्हिच में हैव ऑलरेडी बीन टैक्स्ड इन सम और अदर फॉर्म। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लेना, दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Which of these taxes are accounted under the direct tax system? इनमें से कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो आपको डायरेक्टली पे करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगा तो क्या आपके बिहाफ पे कोई और जाएगा पे करने? नहीं, यू हैव टू पे इट योरसेल्फ, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मैं मार्केट से पेन खरीद के लाया 20 रुपए में, इसमें टैक्सेस थे, तो क्या मैं इनकम टैक्स ऑफिस गया या मैं कोई टैक्स के ऑफिस गया क्या इस पे टैक्स बने? नहीं, मैंने इसका टैक्स सहित पैसा शॉपकीपर को दे दिया और शॉपकीपर ने वो पैसे को उस डिपार्टमेंट को दे दिया। सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मुझे डायरेक्ट नहीं भरना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स मुझे डायरेक्ट पे करना पड़ेगा। सो जीएसटी, विच ऑफ दीज टैक्सेस आर अकाउंटेड अंडर डायरेक्ट टैक्स? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो जो चीजें हम खरीदते हैं क्या उसका टैक्स देने हम जाते हैं? आंसर इज नो। तो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। सो दिस इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 तो क्या हो गया? गलत हो गया। 1 कहां दिया हुआ यहाँ? तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। यस, अभी बताता हूं मैं आपको व्हाट इज दिस कैपिटल गेन्स टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 2 and 3। 2 and 3 कहां दिया हुआ है? 3rd नंबर पे दिया हुआ, 4th नंबर पे दिया हुआ डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब व्हाट इज दिस कैपिटल गेन्स टैक्स, वो आपको मैं बता देता हूं। कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ प्रॉपर्टी, आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगी, आपने जो खरीदी होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट खरीदा था, कितनी कॉस्ट थी उसकी? 10 लाख रुपीस, है ना। 2 साल बाद आपने उस प्लॉट को बेच दिया, दैट इज एट सेलिंग प्राइस। अब कितने में बेचा आपने उसको? 15 लाख रुपए में बेचा। 15 लाख रुपए में बेचा तो इस पूरे गेम में आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? अराउंड 5 लाख रुपए का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यू गेन्ड 5 लाख रुपीस। सो दैट इज द कैपिटल गेन्स। कैपिटल के ऊपर गेन हो गया आपको, सो दैट इज कैपिटल गेन्स एंड गवर्नमेंट डिमांड्स टैक्स ऑन दिस कैपिटल एंड वी कॉल इट कैपिटल गेन्स टैक्स, सीजीटी। समझ में आया? जो कैपिटल के ऊपर गेन हुआ उस पर टैक्स लगता है, दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स, हाँ, अगर आपने मान लो अपने फादर से कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो तब लगेगा जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे। हाँ, अगर आप बेचोगे तो फिर टैक्स लग जाएगा, पर वो कौन सा टैक्स लगेगा? चूंकि प्रॉपर्टी तो आपने इनहेरिट करी, कभी आपने उसको खरीदी नहीं, तो फिर उस पर आपको इनकम टैक्स वगैरह लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी थी आपके पास, आपने उसको बेच के कुछ कमा लिया, सो उसको क्या लगेगा? आपको कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टेन्योर के लिए भी हो सकती है, अगर आपने 2-3 साल से कम के लिए प्रॉपर्टी रखी और बेच दी, दैट इज शॉर्ट पीरियड में बेच दी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कब लगता है? प्रॉपर्टी आपने 10 साल 20 साल होल्ड करी फिर बेची, दोनों के टैक्स रेट अलग अलग होते हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे। सो कैपिटल गेन्स टैक्स समझ में आ गया? हाँ, कैपिटल गेन्स टैक्स आपको ही भरना पड़ता है। अगर आपने कैपिटल पे 5 लाख रुपए कमाया तो आपके बिहाफ पे कौन भरेगा? यू योरसेल्फ हैव टू पे इट। तो दैट्स व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स आपको समझ में आया? आंसर तो मेरा आ चुका है यहाँ पर डी। अब नेक्स्ट क्या बच गया मेरा? लास्ट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब ये मैट क्या होता है देखना।
जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको भी क्या देना पड़ता है, उनको भी क्या पे करना पड़ता है, टैक्सेस। लेकिन टैक्स में बहुत सारे डिडक्शंस वगैरह भी मिलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं, मतलब छूट मिलती है ना। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी थी, उस कंपनी ने कुछ बुक प्रॉफिट अर्न किया, उसकी बुक्स पे, उसके रिकॉर्ड्स पे कुछ प्रॉफिट आया, कितने का आया, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपीस का उसके पास प्रॉफिट आया। अब ये प्रॉफिट आया, देखा जाए तो उसको इस पे टैक्स देना चाहिए, प्रॉफिट पे, है ना, इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो कंपनी इस प्रॉफिट को क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में पूरे 100 करोड़ को बांट दे रही है। सो ये जो 100 करोड़ था दैट वाज इट्स बुक प्रॉफिट। बुक में तो क्या दिखाई दे रहा था, प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, लेकिन उस कंपनी ने कहीं ना कहीं से डिडक्शन एग्जेम्पशंस लेके इस प्रॉफिट को पूरा क्या करके रख दिया, जीरो। सो अब कंपनी टैक्सेस कितने भरेगी, जीरो भरेगी। तो कंपनी ने कोई भी टैक्स भरा नहीं, जबकि बुक प्रॉफिट था, लेकिन उसने पूरा पैसा शेयर होल्डर्स वगैरह को दे दिया, डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया, और बोला हमारे पास तो कुछ भी प्रॉफिट है ही नहीं, या पैसे को इन्वेस्ट कर दिया नया फर्दर, और बोला प्रॉफिट बचेगा, पूरा पैसा तो इन्वेस्ट हो गया, सो 0 रुपए पे तो 0 टैक्स देंगी। तो कंपनीज ये मेथड को यूज कर रही थी। गवर्नमेंट ने बोला इससे लड़ना पड़ेगा, पी चिदम्बरम लेके आए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। बोले मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का मतलब क्या है, बोले ठीक है आप 100 करोड़ को जितना बट्टे लगाना लगा दो, लेकिन आपका बुक प्रॉफिट कितना था, 100 करोड़। तो बोले इस 100 करोड़ पे हम मिनिमम टैक्स तो आपसे लेंगे ही लेंगे, भले फिर आप इसको डिविडेंड में दो, इन्वेस्टमेंट करो, जो करना हो करो, लेकिन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाएंगे। कितना लगाएंगे, अराउंड 18%, 18 to 20% हम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाएंगे। मतलब इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, इसके ऊपर भी देना पड़ सकता अगर कैलकुलेशन में आ जाता, बट यू हैव टू पे मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स, दैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एंड इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया होगा आपको। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने दिया हुआ मिनिमम इज अ काइंड ऑफ एमएटी या मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स, मेनली कॉर्पोरेट एंटिटीज पे लगता है, बड़ी कंपनीज पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। विद रेफरेंस टू कैपिटल गेन्स टैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अभी देखा कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, जो कैपिटल के गेन पे लगता है। प्रॉपर्टी दी, बेचा, उसमें कुछ कमा लिया बीच में आपने, दैट इज गेन्स। किस पे गेन्स हुआ, कैपिटल पे हुआ, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। इट इज लेवाइड ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स ओनली। क्यों भाई, प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, प्लॉट, एक साल में उसको सेल करके गेन कर लिया, तो क्या कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। इट इज लेवाइड ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म गेन्स। तो वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट टर्म पे थोड़ा टैक्स कम होता है, लॉन्ग टर्म पे यूजुअली टैक्स ज्यादा होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों पे लगता है, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन्स tax in India need not to be paid in case an individual inherits the property and there is no sale। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी को रखे ही बैठे हो, बेच ही नहीं रहे हो, तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो गेन्स नहीं होगा, गेन्स नहीं होगा तो फिर टैक्स भी नहीं लगेगा। और अगर आपने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, मैंने मेरे फादर से कोई घर वगैरह ले लिया है, तो अभी वो घर मेरे पास है, मैंने उसको बेचा ही नहीं, बेचूंगा नहीं, तो फिर टैक्स कैसे लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो 2 इज करेक्ट, सो 2 इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन हाँ, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को बाद में बेचूंगा और अगर उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ, तब फिर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, पर वो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं रहेगा। वो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मेरी इनकम में काउंट होगा, तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, मगर टैक्स तो देना पड़ेगा तब जब मैं प्रॉपर्टी को बेचूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है, बी, है ना, 11 का आया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर के बारे में क्वेश्चन है। अब ये एजीआर का इशू क्या है, काफी न्यूज में चला था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन देके इस इशू को रिजॉल्व कर दिया, जिसके कारण कई टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटर कंपनी को बंद करके भारत को छोड़ के चले गए। जिसके एग्जाम्पल है टाटा डोकोमो, है ना, इवन वोडाफोन कोलैप्स हो गया, हचीसन चला गया, है ना, काफी कंपनी चली गई। आपको पता है पहले एयरसेल वगैरह भी चलती थी, ये सब चली गई। अब कुछ ही प्लेयर्स बचे, कौन बचा है, वोडाफोन आइडिया बचा है, जियो बचा है और एयरटेल बचा है। ऐसा क्यों हुआ, इवन एयरटेल भी काफी ट्रबल में इस इशू को लेकर के। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में सारी चीजें बताता हूँ। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर इज द यूजेज एंड लाइसेंस फी दैट टेलीकॉम ऑपरेटर आर चार्ज बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। बात बिल्कुल सही है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इट इज द यूजेज एंड लाइसेंस फी। ये यूजेज और लाइसेंस फी है जो ऑपरेटर को देना पड़ती है, किसको, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। बात बिल्कुल सही है, ये फीस है जो उनको देना पड़ती है। फीस कैसी, बोले लाइसेंसिंग फीस कौन सी, बोले लाइसेंस वगैरह लेते हो तो कुछ ना कुछ आपको लाइसेंस लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। हाँ, यूजेज फीस कैसी, बोले आप स्पेक्ट्रम वगैरह यूज करते हो तो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस देना पड़ते हैं 4 to 5%। सो बोले वो फीस आपको देना पड़ेगी। हाँ, तो किसको देना पड़ेगी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, एजीआर एट प्रेजेंट कंप्राइजेज ओनली रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम द टेलीकॉम सर्विस। बोले एजीआर का मतलब क्या है, एजीआर किस पे लगेगा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे जो टैक्स लगता है वो किस पे लगेगा, सिर्फ उस रेवेन्यू पे लगेगा का जो जनरेट हुई है टेलीकॉम सर्विसेज से।
तो कंपनीज पहले सोचती थी कि हाँ एजीआर किस पे लगेगा, कि जो प्रॉफिट टेलीकॉम कंपनीज टेलीकॉम सर्विसेज दे के गेन करती है सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, अगर फॉर एग्जांपल कोई टेलीकॉम सर्विस है, उसने टेलीकॉम सर्विस नहीं दी, उसने अपना ऑफिस बेच दिया, तो भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला जो ऑफिस बेचा है, जो आपने एसेट बेचा है, उस पर भी हमको टैक्स दो। अब अगर ऐसे टैक्स देने लगे, ये टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी, हो सकता है उन्होंने कुछ बॉन्ड वगैरह इशू करे, उस पर कुछ कमा लिया हो, या उन्होंने किसी से पैसा किसी को लोन में दिया, उससे कुछ पैसा कमा लिया हो, सरप्लस से कुछ पैसा कमा लिया हो, तो गवर्नमेंट बोल रही है हमको उस पर भी पैसा चाहिए, सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से पैसा नहीं चाहिए, अदर सोर्सेज से भी आपने जो पैसा कमाया उस पर भी टैक्स दो। तो इसमें तो क्या हुआ, कंपनीज काफी ट्रबल में आ गई। उन्होंने बोला भाई ये तो आप पुरानी रिकवरी निकाल रहे हो, बोले पिछले 20 साल से आपने जितना बिजनेस किया सब पे टैक्स दो। कितना टैक्स निकाल दिया टेलीकॉम कंपनीज पे, अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस निकाल दिया। कितना निकाल दिया, अराउंड 1 लाख करोड़। अब कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर ने बोला भाई आप ये टैक्स तो मांग रहे हो, लेकिन कुछ कंपनीज तो ऑलरेडी जा चुकी हैं, टाटा डोकोमो बंद करके चली गई, एयरसेल बंद करके चली गई, तो बोले उनका क्या होगा। इवन स्मार्ट, जो पहले जियो के पहले क्या चलता था, रिलायंस स्मार्ट सिम कार्ड चलता था, बोले जो लोग चले गए उनसे भी टैक्स लोगे गए। तो गवर्नमेंट ने बोला उनको छोड़ो, अभी आप लोग हो तो आप लोग टैक्स दो। तो इससे एयरटेल काफी परेशान हो गई। वोडाफोन ने बोला कि भाई अगर हम इतना टैक्स देंगे तो हमको तो कंपनी ही बेचना पड़ जाएगी, तब भी हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। सो एट प्रेजेंट एजीआर comprises not only of revenue generated from telecom services but other services also. So मेरा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 is correct, so 1 is given in A, so A is the correct answer of question number 12. सारी चीजें दी हुई है। पैसा लेता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये सब कंपनीज किसके पास जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी रेमेडियल मेजर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डेफिनेशन ऑफ एजीआर कैलकुलेशन एज स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्या बोला, ऑल रेवेन्यूज अर्न्ड बाय टेलीकॉम इंक्लूडिंग नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज सच एज डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड एसेट सेल। अगर एसेट सेल पे भी कोई इनकम हुई है तो भी एजीआर लगेगा। समझ में आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के इस डिसीजन को सही करार दे दिया है। तो कंपनीज को अब काफी प्रॉब्लम हो गई, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो किस्तों में पैसा भरते रहना। जियो ने पैसा जल्दी भर दिया, क्योंकि जियो तो नई कंपनी थी तो उसका इतना टैक्स एक्यूमुलेट हुआ ही नहीं था, तो जियो ने फटाफट पैसा देके एजीआर के इशू को और ज्यादा बढ़ा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ये किसके अंडर बनी है, सो आंसर है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ऑफ 2017। अब ये नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी क्या है, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी का मतलब है, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई भी गुड है, ये पेन है, इस पेन की कीमत कितनी है, बोले इस पेन की कीमत थी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ क्यों थी, क्योंकि बोले इस पे 20% तो क्या था, देखना इसकी कॉस्ट कितनी थी, 80 रुपीज़ इसकी कॉस्ट थी, प्लस 20 रुपीज़ का इसमें क्या लगता था, टैक्स। बोले कौन सा टैक्स, जीएसटी। अब गवर्नमेंट ने बोला यार ये पेन बहुत महंगा मिल रहा है, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बोले क्या करना है हमको, इस पेन की कीमत को घटाना है। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, देखो पेन में 80 रुपीज़ पे कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट, लेकिन अगर टैक्स घटा देगी तो पेन सस्ता हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जीएसटी में कितने रुपीज़ कम कर दिए, 10 रुपये कम कर दिए। सो अब इस पेन की कीमत होना कितनी चाहिए, 90 रुपीज़। लेकिन कंपनीज क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स घटा दिया तो उन्होंने पेन की कीमत को और 10 रुपये बढ़ा दिया, और पेन अभी भी 100 रुपये का ही है। तो क्या उन्होंने बेनिफिट्स कस्टमर को पास ऑन करे, नहीं करे। सो ये सारा काम कौन देखेगा कि कस्टमर को जीएसटी रिडक्शन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं, जो कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है उसके बेनिफिट्स कस्टमर तक जा रहे हैं कि नहीं। तो वो काम है देखने का नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, और वो किसके अंडर बनी हुई है, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट ऑफ 2017। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पास ये पावर्स हैं कि वो इवन कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे सकती है दैट यू मस्ट पास ऑन द बेनिफिट्स टू द फाइनल एंड यूजर और द कंज्यूमर। और वर्स्ट केस में वो जीएसटी के अंडर उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी क्या है, ताकि कंपनीज बेनिफिट को पास ऑन करें और एंटी प्रॉफिटेरिंग ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले फ्रेंड्स अगेन बता देता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। काफ़ी इजी तरीके से सारे लेक्चर्स को समझा दिया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होने वाली है। तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है, इस लेक्चर के इस पीडीएफ को आप चाहते हो घर में आराम से नोट्स बना के पढ़ना चाहते हो, तो पीडीएफ एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। और बोलने की बात नहीं है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कोई डाउट आता है तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है, इफ टैक्स रेवेन्यू फॉल फॉर अ फाइनेंशियल ईयर इट विल लीड टू इन द शॉर्ट रन। अगर टैक्स रेवेन्यू कम होता है तो शॉर्ट रन में उसका क्या इंपैक्ट होगा, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू
कम हो जाती है। टैक्स रेवेन्यू कम होने का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल पहले गवर्नमेंट कितने रुपीस कलेक्ट करती थी 100, अब वो सिर्फ कितने कलेक्ट कर पा रही है 90 रुपीज़। इसका मतलब टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया, कम। अगर टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो उसका क्या इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। हम लोगों ने पहले ही देखा था, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आई प्लस जी। जी मतलब गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है। अगर गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स रेवेन्यू कम आएगी सो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, सो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड भी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो कंपनीज लोगों को बाहर निकाल देंगी, सो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने के लिए मुझे मिल जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बोल सकता हूं मैं। सो इम्पैक्ट क्या होगा टैक्स रेवेन्यू कम होने का, वो अपन ने समझा। पहला बोल रहा है सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भाई देखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII या FPI, और दूसरा होता है FDI। FDI मतलब जब कोई भी विदेशी भारत की कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर्स खरीदता है, मतलब उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, तब हम उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, FDI। FDI यूजुअली कैसे रहते हैं, दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि 10% से ज़्यादा शेयर खरीदे, बड़ी पूंजी लगाई है, तो इतनी जल्दी भागा दौड़ी करेंगे कि नहीं। तो ये तो पूछ रहा है इन शॉर्ट रन में FDI पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और बोल रहा सब्सटेंशियल डिक्लाइन हो जाएगा, कि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि FDI मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है ये पैसा। और अच्छा देखना, अगर टैक्स रेवेन्यू कम हुआ है तब तो FDI और बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि विदेशियों को क्या लगेगा कि भाई टैक्स कम हो गया है, सब हम ज्यादा पैसा लगाएं ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, तो यहां पर तो उल्टा इंक्रीज हो जाएगा। बट सब्सटेंशियल हो गया नहीं वो बात अलग है, लेकिन यहां पर FDI यूजुअली इंक्रीज होना चाहिए। सो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिड्यूस्ड एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी क्या, बिल्कुल। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर टैक्स कम हो गया तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, सो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो बात बिल्कुल सही है, रिड्यूस्ड एग्रीगेट डिमांड देखने के लिए मिलेगी। हायर इन्फ्लेशन रेट, क्या इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ दिखेगा, आंसर इज नो। देखना, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है, हमने देखा डिमांड कम हो गई, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगी तो देखा जाए गवर्नमेंट पैसा भी कम खर्च कर रही है, तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सो हायर इन्फ्लेशन रेट नहीं देखने के लिए मिलेगा, लोअर इन्फ्लेशन रेट देखने के लिए मिलेगा। सो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, 2 इज ओनली करेक्ट एंड 2 इज गिवन इन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है, वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन इंप्लाइज। किसके बारे में बात कर रहा हूं, वर्टिकल इक्विटी। अब इक्विटी क्या है, वर्टिकल इक्विटी क्या है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या है, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं द फेयरनेस इन द टैक्सेशन सिस्टम, कि टैक्स सिस्टम को मोर फेयर कैसे बनाया जा सकता है, फेयरनेस कैसे ला सकते हैं हम इन द टैक्सेशन सिस्टम। तो भाई उसके लिए हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको टैक्स सिस्टम को फेयर बनाना है। तो एक को हम बोलते हैं, वी कॉल इट वर्टिकल इक्विटी, और दूसरे को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विटी। अब ये क्या होती है, दोनों देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, दो लोगों की इनकम एक जैसी है, तो उन पे टैक्स एक जैसा लगाना चाहिए, बिकॉज दे आर सिचुएटेड एट इक्वल पोजीशन। लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी है ना, बहुत मुकेश अंबानी, और एक बहुत गरीब है, तो क्या उन दोनों पे भी एक जैसा टैक्स लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स लगाना 10%, मुकेश भाई अंबानी पे भी कितना लगा दिया, 10% टैक्स लगा दिया, और एक गरीब आदमी, पुअर आदमी के ऊपर भी 10% लगा दिया। तो क्या ये फेयरनेस हुआ, नहीं, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा कमाते हैं, सो यू कैन आस्क मुकेश अंबानी टू पे 40% टैक्सेस, और गरीब आदमी को आप बोल सकते हो तुम 0% दे देना, तुम्हारे पास वैसे ही कुछ नहीं है। सो ये क्या हुआ, आपने फेयरनेस लाने की कोशिश करी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट वर्टिकल इक्विटी। मतलब अमीर आदमी ज्यादा टैक्स दे रहा है, गरीब आदमी कम टैक्स दे रहा है। और हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब क्या है कि दोनों गरीब हैं, तो अब बोला ठीक है तुम दोनों 0% देना। दोनों की इनकम बोले 10 लाख है, तो बोले दोनों कितना देना, 20% टैक्स देना। सो हम क्या कर रहे हैं, इक्वली सिचुएटेड पीपल को इक्वल टैक्स पे करने के लिए बता रहे हैं, और जो लोग अनइक्वल सिचुएशन में उनको अनइक्वल टैक्सेशन सजेस्ट कर रहे हैं। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप मिक्स करोगे, देन यू विल अराइव एट द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तब आप इंडियन टैक्सेशन सिस्टम पे आ जाते हो, जो फेयरनेस लाने की कोशिश करती है टैक्सेशन में। अब वर्टिकल इक्विटी कैसे मेक श्योर करी जाती सकती है, थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम के ऊपर, जिसकी इनकम ज्यादा उस पर टैक्स ज्यादा है ना, तो ये हम क्या इंश्योर करते हैं, वर्टिकल इक्विटी। तो वर्टिकल इक्विटी कैन बी इंश्योर्ड थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस, है ना।
इनडायरेक्ट टैक्सेस में वर्टिकल इक्विटी नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल ये पेन है, मैं खरीदने गया तो भी इस पे मुझे उतना ही टैक्स देना है, मुकेश अंबानी खरीदने गया तो भी उनको इतना टैक्स देना है, और कोई तीसरा आदमी खरीदने गया तो भी उसको इतना ही टैक्स देना है। तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस या गुड्स पे सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है जीएसटी में, आप वर्टिकल इक्विटी लाना मुश्किल है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में आप वर्टिकल इक्विटी को ला सकते हो। सो वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन इंप्लाइज बेटर ऑफ पीपल पे मोर टैक्सेस। बिल्कुल, जो अच्छी कंडीशन में वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे, जो खराब कंडीशन में वो कम टैक्स पे करेंगे। बी क्या बोल रहा है, सिमिलरली सिचुएटेड पीपल पे द सेम टैक्सेस, दिस इज हॉरिजॉन्टल इक्विटी नॉट वर्टिकल इक्विटी। सो बी इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विटी। दोनों को लाओगे देन यू विल अराइव एट द फेयरनेस इन द टैक्सेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मे नीड टू बी पेड बाय। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कौन पे करता है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, कंपनी के पास बुक प्रॉफिट, बुक में उसका प्रॉफिट कितना दिखाई देता है, बुक में प्रॉफिट उसका दिखाई देता है फॉर एग्जांपल रुपीस 100 करोड़ रुपीस, है ना। अब वो क्या करती है, बुक प्रॉफिट तो उसको हो गया 100 करोड़, लेकिन वो टैक्स में बहुत सारे क्या क्लेम करती है, डिडक्शंस क्लेम करती है कि भाई हमने ये पॉलिसी ले रखी, वो पॉलिसी ले रखी है, बहुत सारे एग्जेम्पशंस मांगती है, और वो क्या करती है ओवरऑल इस 100 करोड़ के प्रॉफिट को कितना दिखा देती है, 0 रुपीस। और अगर 0 दिखा देगी तो फिर टैक्स भी कितना देगी, 0। अब इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बोले कितना, 18%। बोले आपकी बुक पे जो भी प्रॉफिट है अब आपको उस पर कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, 18%। मतलब 100 करोड़ रुपए, तो अब आप कम से कम कितना टैक्स पे करोगे, एटलीस्ट यू हैव टू पे रुपीज 18 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। क्यों, क्योंकि कंपनी कैसे डिडक्शंस लेती थी, कैसे एग्जेम्पशंस। बोले 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ, पूरा डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो बोले हमारे पास तो कितना बचा, 0। या बोले पूरे 100 करोड़ को हमने दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बोले प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, बोले वो तो पूरा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो अब कहाँ का प्रॉफिट, तो बोले अब हम टैक्स दे ही नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए क्या लेकर के आई थी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मे नीड टू बी, किसको देना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, अ कंपनी इवन इफ इट इज टैक्सेबल इनकम इज शोन टू बी निल, इसको देना पड़ सकता है। हाँ, टैक्सेबल इनकम को हो सकता है 0 बता दे, लेकिन इसको भी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना पड़ सकता है बुक प्रॉफिट के ऊपर, तो बात बिल्कुल सही है। अब ए सही हो गया क्या, लेकिन डी में ए और बी दोनों दिया हुआ, तो बी भी देख लेते हैं एक बार पहले। सर्टेन फॉरेन कंपनीज विद इनकम सोर्स इन इंडिया, हाँ कोई फॉरेन कंपनी अगर उसका इनकम सोर्स इंडिया में है, वो इनकम भारत से कमा रही, तो भारत सरकार उससे टैक्स मांग सकती है। सो ए भी सही है, बी भी सही है, तो मेरा आंसर तो आ ही गया डी, क्योंकि डी में बोथ ए एंड बी दिया हुआ है। वेंचर एंड एंजल फंड नहीं, इनसे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स नहीं मांगा जाता है, लेकिन ये अभी काफ़ी डिबेट में चल रहा है कि ये वेंचर और एंजल फंड भी क्या कर रहे हैं, पैसे का बहुत झोलझाल कर रहे हैं, सो इन पे भी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगाया जाना चाहिए, ऐसी बातें चल रही हैं। अब ये एंजल फंड क्या होते हैं, वेंचर फंड क्या होते हैं, वो अपन ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, लेकिन वेंचर और एंजल फंड पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, Goods and Services Council, Goods and Services Tax Council will be a joint forum for the center and states. Consider the following about its composition. GST काउंसिल के कॉम्पोजिशन के बारे में क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप सब लोगों को पता होगा ये तो। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी इट्स चेयरपर्सन। हाँ, चेयरमैन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का, इट इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल में 2/3 वोटिंग पावर स्टेट्स को दिया है, 1/3 वोटिंग पावर सेंटर को दिया है। मतलब जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स आर मोर पावरफुल, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जीएसटी में स्टेट्स और सेंटर दोनों के टैक्सेस का ध्यान रखा जाता है। लेकिन फिर भी चेयरमैन तो कौन होता है, हु इज द चेयरमैन, इट इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। 2 बोल रहा है यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर इज द वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं होता, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है। चेयरमैन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये गलत हो गया सेकंड वाला। थर्ड क्या बोल रहा है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर मेंबर ऑफ द काउंसिल। हाँ, बात बिल्कुल सही है, चूंकि जीएसटी काउंसिल में सेंटर स्टेट दोनों बैठती हैं, स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है, सो स्टेट्स भी रिप्रेजेंटेड होते हैं उसमें। तो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, तो जो भी मिनिस्टर होता है जो फाइनेंस के मैटर को देखता है, जो टैक्सेशन के मैटर को देखता है, कोई भी अदर मिनिस्टर जिसको चीफ मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेज देगी काउंसिल में, वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। 1 and 3 कहां पर दिया हुआ, ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो 1 and 3 इज करेक्ट, सो 1 and 3 इज गिवन इन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक बार आप जीएसटी काउंसिल में ये जो सारी चीजें दी हुई हैं वो आराम से सारी चीजों को देख लेना। जीएसटी काउंसिल ही बताती है कि टैक्स रेट कितना होने वाला, टैक्स में कितना एग्जेम्पशंस वगैरह मिलना पड़ेगा, है ना, ड्यू डेट क्या होगी, टैक्स लॉस क्या होंगे, है ना, टैक्स में डिडक्शन कितना मिल जाएगा, स्पेशल रेट्स वगैरह क्या हो सकते हैं। और जीएसटी काउंसिल को किसने बनाया था, प्रेसिडेंट ने बनाया था अंडर आर्टिकल 279A। तो ये क्या बोला था उसने, जीएसटी काउंसिल हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज। तो ये पॉलिटिकल एंगल भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18।
अ इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री मे इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज़्यादातर कोचिंग वाले इसको बहुत गलत मिस इंटरप्रेट करते चले। इसको सिंपल तरीका क्या है, इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, क्या बोल रहा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसको क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बस इसी के बारे में क्वेश्चन है कि अगर इंक्रीज होगा टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो ये क्या बताएगा। अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो कब इंक्रीज होगा, देखना दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ने के लिए या तो टैक्स का नंबर बड़ा हो जाए तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा, या तो जीडीपी कम हो जाए। तो इसमें या तो टैक्सेस मेरे क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या तो टैक्सेस इंक्रीज हो जाए, या तो मेरी जीडीपी कम हो जाए। अगर जीडीपी मेरी कम हो जाएगी तो भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो का नंबर बड़ा हो जाएगा। बोल सकते हैं दो सिचुएशन है, मुझे इस फॉर्मूले से ही समझ में आ गई है। इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ कंट्री में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला बता रहा ग्रोइंग इकोनॉमी, क्या ये बता रहा है ग्रोइंग में इंडिकेट, ऐसा बता रहा है कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग, आंसर इज नो। क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कब बढ़ेगा, व्हेन द जीडीपी इज डिक्रीजिंग। जीडीपी डिक्रीज होगी तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। टैक्सेस बढ़ने का मतलब ये नहीं होता दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग। टैक्सेस बढ़ने का मतलब हो सकता है गवर्नमेंट अत्याचारी तरीके से लोगों से टैक्स ले रही हो, बट द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन। सो ग्रोइंग इकोनॉमी शो करता है, आंसर इज नो, क्योंकि हमने यहाँ पर सीधे देख लिया जब जीडीपी कम होगा तभी तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो नंबर बड़ा होगा। सो ग्रोइंग इकोनॉमी को इंडिकेट नहीं करता है। आप सीधे ऐसे क्वेश्चनों में सीधे फॉर्मूले लिख लो, नहीं पता टैक्स टू जीडीपी, खुद ही बोल रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हो रहा तो क्या हो रहा है। तो ये दो सिचुएशन हमको समझ में आई। दूसरा बोल रहा है एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बोल रहा है मे इंडिकेट, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सुधर गया है, सुधर गया होगा तभी तो शायद टैक्सेस बढ़ गए हैं, है ना। तो इसलिए भी हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हो सकता है जीडीपी कम नहीं हो रही हो लेकिन टैक्सेस बढ़ गए हो, क्यों, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट इज एफिशिएंटली रिकवरिंग ऑल द टैक्सेस। सो एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है जिसके कारण टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, 2 ओनली इज करेक्ट, 2 ओनली इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर मैंने क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अब सी गलत है, क्यों, क्योंकि उसने क्या मान के रखा है, ग्रोइंग इकोनॉमी को भी करेक्ट मान के रखा है, लेकिन मैं यहां पर उसको इनकरेक्ट मान रहा हूं। आंसर वाले ने क्यों माना इसको कि इकोनॉमी शुड ऑल्सो ग्रो, वो बोल रहा है विद इंक्रीज इन जीडीपी द टैक्स कलेक्शन शुड ऑल्सो इंक्रीज। मगर ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है तो टैक्स कलेक्शन बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जीडीपी का टैक्स कलेक्शन से ज्यादा रिलेशन नहीं है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो यहां पर इसने आंसर गलत दे रखा है। आंसर आएगा क्या मेरा, यहां पर आंसर आएगा मेरा बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू एड वैलोरम टैक्सेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एड वैलोरम टैक्सेस के बारे में क्वेश्चन है, तो एड वैलोरम टैक्सेस क्या होता है उसको अपन यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। एड वैलोरम टैक्सेस का मतलब होता है जो टैक्सेस किसके ऊपर लगते हैं, वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन पे लगते हैं। अभी क्या होता है वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन देखते हैं। भाई टैक्स लगाने के दो तरीके होते हैं। एक टैक्स होता है जो मैं नंबर्स पे लगाऊं कि भाई कितनी क्वांटिटी में चीज सेल हुई तो मैं नंबर के ऊपर टैक्स लगा सकता हूं, जिसको मैं बोलता हूं स्पेसिफिक टैक्स। क्या बोलता हूं, स्पेसिफिक टैक्स। दूसरा हो सकता है एड वैलोरम, जो मैं किसके ऊपर लगाता हूं, वैल्यू। वैल्यू के ऊपर मैं अगर टैक्स लगाता हूं तो देन आई विल कॉल इट एड वैलोरम टैक्स। अब क्या होता है दोनों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आइसक्रीम सेलर है ना, आइसक्रीम सेलर अगर एक कप बेचता है, एक कप गवर्नमेंट तो बोलती है हम तो नंबर पे टैक्स लगाएंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला एक कप 200 ml का एक कप है, बोले गवर्नमेंट ने बोला हम हर कप पे कितना टैक्स लेंगे, 10 रुपीज़ टैक्स लेंगे। अब अगर उसने मान लो उसने कितने कप बेचे, 5 कप बेचे, 5 कप में उसने कितनी अराउंड 1000 ml की आइसक्रीम बेच दी, तो वो कितना टैक्स देगा, बोलो एक पे 10 रुपये, तो 5 पे कितना टैक्स देगा, 50 रुपये देगा, है ना। अब उसको यहाँ पर देखा जाए तो 5 कप पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। वो 50 रुपये को 10 रुपये कैसे करेगा, देखना। अब वो क्या करेगा, एक फैमिली पैक बना देगा। फैमिली पैक मतलब अब वो सिर्फ एक ही फैमिली पैक बनाएगा जिसकी कीमत वो कितनी, उसमें कितनी आइसक्रीम डाल देगा, 1000 ml। अब एक ही फैमिली पैक बिका तो गवर्नमेंट सिर्फ कितना टैक्स लेगी, 10 रुपीज़। और वो दुकानदार को क्या बोलेगा मालूम है कि आप मेरे से एक फैमिली पैक लो, अपन 10 रुपये टैक्स देते हैं, आप लोगों को स्कूप भर भर के दे देना। तो टैक्स बच गया, 50 रुपये की जगह सिर्फ 10 रुपये टैक्स दिया। क्यों, क्योंकि दिस इज स्पेसिफिक टैक्स। किस पे लग रहा है, नंबर पे, वैल्यू से मतलब नहीं है। अगर वैल्यू पे लगता होता तो शायद ये टैक्स बढ़ता। इसको रिप्लेस करके क्या लाया, एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब क्या है कि एक कप, फॉर एग्जाम्पल एक कप की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ पर गवर्नमेंट ने बोला हमको तो 10% टैक्स चाहिए, सो आपको कितना देना पड़ेगा, 5 रुपीज़। अब अगर मान लो आपने एक कप की जगह वो बड़ा फैमिली पैक बेचा, फैमिली पैक की कीमत कितनी थी, फॉर एग्जाम्पल वही फैमिली पैक
वही फैमिली पैक आपका कितने का था, फॉर एग्जांपल 250 रुपीज़ का। सो अब गवर्नमेंट कितना रिकवर करेगी, कैसे 5 रुपये रिकवर करेगी, नहीं 10% रिकवर करेगी तो 25 रुपीज़ रिकवर कर लेगी। सो अब ये टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, ट्रांजैक्शन की वैल्यू के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो इसमें टैक्स से बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और गवर्नमेंट एफिशिएंटली टैक्स को रिकवर कर पाती है। और इस टाइप के टैक्सेशन सिस्टम को हम बोलते हैं एड वैलोरम टैक्सेस। एक होता है नंबर पे लगना, एक होता है वैल्यू पे लगना। सो एड वैलोरम इज रिलेटेड विद द टैक्स ऑन वैल्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देख लेते हैं, इट इज टैक्स इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द टैक्स्ड आइटम। बिल्कुल, ये मॉनिटरी वैल्यू के ऊपर टैक्स लगता है, इसलिए उसको एड वैलोरम बोलते हैं। बात बिल्कुल सही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसमें ला सकते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि अगर चीज महंगी है तो टैक्स ज्यादा लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। कब बोले, छोटा था 10% ही लगाया। अगर मान लो किसी ने आइसक्रीम कप की जगह कोई कार खरीदी 10 लाख की, बोले बहुत पैसा, इस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो। या कोई बहुत बड़ा ही फैमिली पैक खरीद रहा है, बोले बहुत पैसा है, बहुत अमीरी छा रही है, तो ज़्यादा टैक्स दो। तो क्या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाया जा सकता है या इट्स अ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स? आंसर इज यस, ऐसा टैक्स लगाया जा सकता है। सिलेक्ट द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो बोथ आर करेक्ट। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि आप टैक्स को वैल्यू के साथ बढ़ा सकते हो। आंसर इज यस, यू कैन इंक्रीज द टैक्स। 10 लाख की कार खरीदोगे शायद 18% जीएसटी, फरारी खरीदोगे बोले 28%। क्यों? बोले वैल्यू ज्यादा है उसकी, मेरिट गुड है, हाई ट्रांजेक्शन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल खरीदते हैं। सो उस पर हम एड वैलोरम के थ्रू क्या लगा देंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा देंगे। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज आर लाइकली टू इंक्रीज टैक्स बेस इन इंडिया। इनमें से कौन सा मेजर टैक्स बेस को इंक्रीज कर देगा, मतलब गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर देगा। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर इनकम इनटू द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। हाँ, अगर एग्रीकल्चर इनकम पे भी आप इनकम टैक्स लगाओगे तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बात बिल्कुल सही है। डिबेट भी चल रही है कि एग्रीकल्चर इनकम में एटलीस्ट रिच फार्मर पे तो इनकम टैक्स लगाना ही चाहिए। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। हाँ, अगर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ जाएंगे देश में, तो अब शायद उनके ऊपर भी टैक्स लगा पाएंगे। तो आंसर इज यस। बात भाई है, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाओगे तो फिर आप टैक्स भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो वो भी टैक्स देंगे। थर्ड बोल रहा है, प्रमोटिंग कैश ट्रांजेक्शन। अरे भाई, कैश ट्रांजेक्शन कराओगे तो तब तो क्या हो जाएगा, लोग स्पूरियस ट्रांजेक्शन करने लग जाएंगे, छुपाएंगे अपने ट्रांजेक्शन को, पता नहीं चल पाएगा, ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तब तो यहाँ पर टैक्स बढ़ेगा या घटेगा, टैक्स मिलना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में टैक्स को छुपाना बड़ा आसान रहता है। सो प्रमोट नहीं करना है, इसको क्या करना है, कम करना है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। 1 and 2 कहाँ दिया हुआ है, बी में, बिकॉज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया और एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए तैयारी करना है, जिसके न्यू बैच हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में, दैट इज 4500 रुपीज़ ओनली, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 1 ईयर। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को भी इस टाइप की सीरीज़ के बारे में बताता है और हमारे चैनल को प्रमोट करवाना है। अगर आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क में भी लाया हूँ, दैट इज नॉट क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 इज फॉर द होमवर्क। आप जल्दी से इसको देखो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो इसका क्वेश्चन को अपन कल डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इसके आंसर को बताने के लिए आपको चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा और पुराने लेक्चर को दोबारा देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा व्हाट इज दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।